महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग बीड जिले से उठकर अब धीरे धीरे अलग अलग जिलों तक पहुंच गई है। मराठावाड़ा के 5 जिलों में सरकारी बस सेवाएं पूरी तरह से निलंबित कर दी गई हैं। वहीं बीड के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जहां प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के आवासों को निशाना बनाया था, साथ ही जालना जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के कुछ हिस्सों में हिंसक रूप ले चुके मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच हालात पर चर्चा करने के लिए बुधवार सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शिंदे विपक्षी दलों के नेताओं को स्थिति से निपटने के लिए सरकार की योजनाओं से अवगत कराएंगे और उनसे सहयोग का आग्रह करेंगे। इस बीच सीएम ने लोगों से हिंसा न करने की अपील की है। साथ ही राजनीतिक दलों से भी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से बचने को कहा है जिससे हालात खराब हो। महाराष्ट्र में मराठाओं के आरक्षण के लिए अनशन कर रहे मनोज जरांगे ने मंगलवार को सरकार को अल्टीमेटम दिया कि मराठा समुदाय अधूरा आरक्षण स्वीकार नहीं करेगा। मराठाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जारंगे का अनिश्चितकालीन अनशन अब भी जारी है। अब तक सरकार ने आरक्षण को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन मनोज जारंगे ने साफ शब्दों में सरकार को कह दिया है कि समुदाय के केवल कुछ वर्ग को आरक्षण स्वीकार्य नहीं होगा। सरकार को इसे बढ़ाकर राज्य में शेष मराठाओं को भी इसमें शामिल करना चाहिए। 2004 का जीआर है, उस जीआर के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि उसको सुधारित बनाओ और सभी महाराष्ट्र के मराठों को दे दो रिजर्वेशन को भी बोल रहे। इस बीच जारंगे ने बताया कि आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दिन के दौरान मराठा समुदाय से बुद्धिजीवियों की एक बैठक अंतरावली सराठी में होगी। वहीं राज्य के कुछ हिस्सों में आरक्षण की मांग को लेकर हो रही हिंसा पर उन्होंने दावा किया कि मराठा कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। मराठा आरक्षण के आंदोलन में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर अब सरकार बहुत गंभीर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अधिकारियों ने 50 से 55 लोगों की पहचान की जिन पर कार्रवाई होगी ही। मराठा आरक्षण की मांग पर महाराष्ट्र के बीड में जिस तरह से हंगामा और उपद्रव हुआ, उसे लेकर अब महाराष्ट्र सरकार बेहद गंभीर हो गई है। राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 50 से 55 उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, सारे सीसीटीवी फुटेजेस हमको मिले हैं। इनमें जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं उन्होंने सीधे सीधे लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया है। सोमवार को बीड और छत्रपति संभाजीनगर जिलों में आंदोलन के दौरान 3 विधायकों के अलावा कुछ स्थानीय नेताओं के घरों और ऑफिस को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। टोटल 12 ऑफेंसेस हमने रजिस्टर किए हैं और जो सीरियस धाराएं जितने भी हैं, जिन्होंने कायदा हाथ में लिया है, उनको मतलब स्ट्रॉन्ग एक्शन के तहत बुक कर लिया है। इस आंदोलन के कारण MSRTC को अब तक 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर में 3 दिन के अंदर आतंकियों ने 3 टारगेट किलिंग्स की घटना को अंजाम दिया। रविवार को इंस्पेक्टर को निशाना बनाया गया, इसके बाद एक मजदूर की हत्या हुई और अब आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के एक सिपाही की हत्या कर दी है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी वारदातों में इजाफा हो रहा है। सेना की सख्ती के बाद से आतंकी अब टारगेट किलिंग कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर ये तीसरी टारगेट किलिंग है। 31 अक्टूबर की शाम बारामूला में हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने उन्हें उनके घर के पास 5 गोलियां मारी। घटना के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस इलाके में सर्च अभियान चला रही है। वहीं दिवंगत जवान को अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले आतंकियों ने पुलवामा में एक यूपी के प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले रविवार को मसरूर वानी नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर पर भी आतंकियों ने जानलेवा हमला किया था। क्रिकेट खेलते वक्त आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया। घायल इंस्पेक्टर अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दरअसल सेना की सख्ती के बाद जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से इस तरह की घटनाओं पर काफी हद तक रोक लग गई थी, लेकिन अब आतंकियों ने नई रणनीति के तहत छोटे हथियारों से पुलिस बल और आम लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, जो कि सुरक्षा बलों के लिए चिंता और चेतावनी का सबब है।
गाजा में इजरायली सेना हमास के आतंकियों को लगातार निशाना बना रही है, लेकिन इस दौरान कई निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। एक शरणार्थी शिविर पर हमले में 50 लोगों की मौत हुई। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। तस्वीरें गाजा के एक शेल्टर होम की हैं, जहां लोग युद्ध से बचने के लिए शरण लिए थे। अब वो मलबे में तब्दील हो चुकी है। इस हमले में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा घायल हुए हैं। मलबों के अंदर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इस शरणार्थी शिविर पर हमला कितना भयानक रहा होगा, आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हमले के बाद जहां मिसाइल गिरी, वहां कई फीट गहरा गड्ढा हो गया है। बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। हमलों को लेकर इजरायल का दावा है कि उसने आतंकियों के अंडरग्राउंड अड्डे को खत्म किया है। इसमें हमास का एक आतंकी भी मारा गया है। और इजरायल का आईडीएफ सुरक्षा गाजा पट्टी के अंदर आतंकवादी संगठन हमास के आतंकियों के खिलाफ जो भीषण लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, तो वही लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायली टैंक्स हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार तबाह कर रहे हैं। इजरायली फाइटर जेट्स गाजा पट्टी में कहर बरपा रहे हैं। गाजा में जिधर देखो धुएं का गुबार, आग और मलबा ही नजर आ रहा है। वहीं इजरायली सेना ने गाजा में जमीनी ऑपरेशन को भी तेज कर दिया है। इजरायली टैंक आतंकियों के ठिकाने पर गोले बरसा रहे हैं। आईडीएफ के जवानों ने उत्तरी गाजा में आतंकियों की चौकी पर हमला किया, जिसमें दर्जनों आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इजरायल ने पिछले 24 घंटे में गाजा पट्टी में 300 से ज्यादा हमास ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले में हमास का एक सीनियर कमांडर भी मारा गया है। साथ ही भूमिगत एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट लॉन्चिंग वाली जगहों को भी ध्वस्त किया गया। वहीं लेबनान सीमा पर भी इजरायली टैंक नजर आ रहे हैं, जो हिजबुल्लाह के आतंकियों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच इजरायल की ओर से कहा गया है कि अभी तो बस शुरुआत है। उत्तरी गाजा के बाद दक्षिण की बारी है, यानी आने वाले दिनों में युद्ध और भयानक होने जा रहा है। Z News.